जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था और मैथ का पहला चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। पहले चैप्टर में कुल 5 प्रश्नावली थे, पांचों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। प्ले लिस्ट बना होगा, क्लास 9th मैथ 2025 और 2026 लिखा हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको वीडियो जो है कि बिल्कुल प्रश्नावली वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली मतलब कि 2.1 स्टार्ट करूंगा, लेकिन 2.1 से पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर ही है वो है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम लोग बहुपद के बारे में पूरा डिटेल्स समझेंगे और उसके साथ साथ इसका प्रश्नावली के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, प्रश्नावली कराने से पहले मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिखता हूँ कि बहुपद में क्या क्या जानेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला यही पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है। क्या पढ़ेंगे? बहुपद क्या है, यानी बहुपद के बारे में। ठीक है, अब बहुपद के अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ेंगे चर क्या है और दूसरा पढ़ेंगे अचर क्या है। बात समझ में आया? यानी पहले पढ़ेंगे बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, और उसके बाद बहुपद के अंतर्गत ही चर और अचर क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे? बहुपद की पहचान। क्या पढ़ेंगे? बहुपद की पहचान। ठीक है, तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, है ना? गुणांक, यानी बहुपद की गुणांक। ठीक है, बहुपद की गुणांक। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद पांचवा टॉपिक यही होगा बहुपद के प्रकार। यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो इतने सारे टॉपिक्स को बताऊंगा, और ये टॉपिक्स आपका प्रश्नावली 2.1 है ना, और पूरे चैप्टर्स के लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो जो प्रश्नावली मैं स्टार्ट करूंगा उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना, समझ लीजिएगा। एक ही साथ अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, हो सकता है आप चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि और भी इसमें टॉपिक है। बहुपद के शून्यक क्या है, तो मैं चीज़ों को प्रश्नावली वाइज प्रश्नावली समझाऊंगा। तो अभी आपको प्रश्नावली जो 2.1 है उसके लिए इतना टॉपिक्स आना ही चाहिए। ठीक है, इतना टॉपिक्स अगर आप जान जाते हो तो प्रश्नावली 2.1 आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले बहुपद क्या होता है। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? बहुपद। तो समझिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है ये बहुपद। अगर आप देखेंगे तो इस बहुपद में 2 शब्द दिखाई दे रहा है, एक है आपका बहु और एक है आपका पद, है ना? क्या है? बहु और पद। बहु का मतलब होता है अधिक, है ना? क्या होता है? अधिक, यानी बहुत ज्यादा नहीं बोलते हम लोग। अब पद का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। यानी जब कोई आपको बहुपद दिया जाएगा तो उसमें पद बहुत ज्यादा होंगे, पद बहुत सारे होंगे। जैसे पद का मतलब क्या है, जैसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 5 लोग हैं, है ना? तो 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को बैठने के लिए मुझे 5 स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी 5 पद चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे ही ये बहुपद होते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, वो बहुपद कहलाते हैं, जिसके पद बहुत सारे हों। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 4x4 + 3x2 + 2x। अब आप देखेंगे इसमें कितने लोग हैं,
तो 1, ये 2 और ये 3, यानी इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद हैं, है ना। बहुपद यही कहता है ना भैया किसके कितने स्थान है, कितने पद हैं। तो देखिए 4x का पावर 4 जो है कि पहला पद है क्योंकि एक बैठा हुआ है, दूसरा ये 3x स्क्वायर है, तीसरा 2x है। अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं 4 तो ये कौन सा पद हो जाएगा? और चौथा पद हो जाएगा। यानी यही होता है बहुपद। यही क्या होता है? बहुपद। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बहुपद क्या है? कुछ नहीं है कि कोई अगर आपको व्यंजक दिया गया हो, ठीक है ना, तो उस व्यंजक में किसका कितना स्थान है, ठीक है, वो बहुपद होते हैं। तो बहुपद में 2 भी हो सकते हैं, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ गया? चलिए अब बहुपद के अंतर्गत समझते हैं कि चर क्या है और अचर क्या है। देखिए इसे हटा दूँ, समझिएगा। देखिए समझते हैं कि चर क्या है और अचर क्या है। देखिए आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो टॉपिक यही है हमारा चर और अचर। देखिए चर को अगर एक और नाम से बोलूँ ना तो मैं कहूँगा कि आप याद रखिएगा, चर का मतलब कि अक्षर। क्या याद रखेंगे? चर का मतलब कि अक्षर, चर का मतलब कि अक्षर। और अचर का मतलब ये याद रखिएगा, अचर का मतलब होता है अंक। क्या चीज़? अंक। मतलब कि जब हम किसी बहुपद में चर को आप देखोगे तो इसका मतलब कि वो x, y, z है ना, ये सब क्या होंगी? चर पद होंगी। बात समझ में आया? x, y, z ही क्या है? चर है। यानी पूरा अल्फाबेट क्या है? चर है, ठीक है। और पूरा नंबर्स वो है आपका अचर। समझ में आया? देखिए फिर से लिख देता हूँ, चर क्या है? चर का मतलब मैंने क्या बोला कि आप याद रखिएगा अक्षर, ठीक है। अब बच्चों को याद नहीं रहता तो मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। चर का मतलब कि अक्षर, जितने भी अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट, ठीक है ना, जितने भी अल्फाबेट हैं वो सभी क्या है? चर हैं। ए से लेकर के A to Z ये सब क्या है? चर हैं। लेकिन हम लोग बहुपद में जो सबसे ज़्यादा चरों का प्रयोग होगा ना वो होगा आपका x, y और z। इन तीनों के अलावा चर का प्रयोग ज़्यादा नहीं होने वाला है बहुपद में। यानी बहुपद में आप जब भी प्रयोग करोगे तो x, y, z का ही प्रयोग करना। बट हम जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है A से लेके Z तक होता है। बात समझ में आ गया? तो चर जो है कि अल्फ़ाबेट है। देखिए चर में कितने लेटर है तो आपको दिखाई दे रहा है 2, और अक्षर में कितने लेटर है? 3। तो जब चर कहूँगा तो इसका मतलब 2 लेटर चर में, तो चर के बाद 2 के बाद कौन आता है? 3, और 3 किस में होता है? अक्षर में। और जब अक्षर कहूँगा तो अक्षर में कितने लेटर है? 3। दूसरे क्या है ना, अक्षर है ना। तो अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अंक। अब देखिए अक्षर में कितने लेटर? 3 है। अंक में कितने लेटर? 2। यानी जब 3 पहले नाम लूंगा कि अक्षर, तो अक्षर में 3 हो गया तो आप समझिए कि इसके बाद 2 वाला आएगा, और जब 2 पहले लूंगा तो 3 वाला आएगा। समझ में आ गया? तो अक्षर मीन्स अंक। अब देखिए अंक का मतलब सीधी सी बात है कि जितने भी नंबर्स हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं 1 to इनफाइनाइट तक, है ना, ठीक है। अब जितने भी नंबर्स हैं ना सब क्या है? अक्षर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस बहुपद में नंबर्स के साथ साथ, नंबर के साथ साथ A, B और C ये 3 चीजें देखेंगे किसके रूप में? अचर के रूप में। बात समझ में आ गया ना? इस बहुपद में x, y, z हम देखेंगे किसके रूप में? चर के रूप में। और A, B, C अगर प्रयोग मिलेगा, है ना, इसके पहले देखिए चर के पहले ही अचर होगा या चर के बाद भी हो सकता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मैं एक संख्या लिख दूं 4x स्क्वायर। अब बताइए x स्क्वायर क्या है? ये चर है ना। x क्या है आपका? x, y, z क्या है? चर है। और ये जो आगे का 4 है ये क्या है? अचर है। क्या है ये? अचर है। बात समझ में आ गया? क्योंकि अचर मतलब नंबर्स होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसे होता ax स्क्वायर तो भी आगे वाला a क्या है? तो आप मत कहिएगा कि सर ये तो चर है। क्यों? क्योंकि देखिए ax स्क्वायर मैंने बताया था x, y, z चर के रूप में प्रयोग होगा इस चैप्टर में, और जो a है A, B, C वो अचर के रूप में, नंबर्स के रूप में प्रयोग होंगे। तो बात समझ में आ गया?
ठीक है, तो चर और अचर समझ में आ गया। चलिए, तो ये बहुपद का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है कि ऐसा व्यंजक, ठीक है ना, बीजीय, दूसरा टॉपिक से है ना, पहला तो हो गया, दूसरा ये है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यंजक जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है ना, चर और अचर दोनों से मिलकर जो बना होता है जो व्यंजक, वो बीजीय व्यंजक होता है। बस इतनी सी बात। जैसे देखिए, चर और अचर के रूप में बनाना है मुझे, तो देखिए मैं बनाता हूँ कैसे। ठीक है, अभी ये गीला ही है, सॉरी, इसको सुखाए कैसे यार, कपड़ा तो मेरे पास लगता है ज़्यादा ही कुछ भीग गया है क्या। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो देखिए बीजीय व्यंजक समझिए। बीजीय व्यंजक मैंने क्या बोला कि जो चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक। तो देखिए, चर और अचर तो आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 4x, तो बताइए 4x क्या है, बीजीय व्यंजक। देखिए इसमें ये x क्या है, तो आपका चर है, और 4 क्या है, आपका अचर है। बात समझ में आ गया। ऐसे और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये भी क्या है, आपका बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि ये भी चर और अचर दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक। बात कंप्लीट हो गया। चलिए, अब तीसरा देखते हैं, बहुपद की पहचान। किसकी देखते हैं, बहुपद की पहचान। चलिए देखते हैं बहुपद की पहचान। देखिए, तीसरा टॉपिक यही है आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद की पहचान। अब देखिए बहुपद की पहचान कैसे करोगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ मिल जाए, है ना, कोई भी बीजीय व्यंजक अगर लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें बताता हूँ, पहला और दूसरा। अगर ये दोनों बातें याद रखते हो ना, तो आप बहुपद की पहचान बड़ी ही आसानी से कर लोगे। ठीक है ना, कि यह बहुपद है या नहीं है। ठीक है ना, तो समझिए, दो बातें समझिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए, अगर कोई चर है ना, अगर कोई चर का मतलब समझ में आएगा ना, XYZ है ना, अगर कोई चर अगर भाग के रूप में हो, किसके रूप में, भाग के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई चर भाग के रूप में है तो बहुपद नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया। अगर कोई चर भाग के रूप में है तो बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुपद में अगर आपको बहुपद की पहचान करनी है तो बहुपद का एक रूल्स ये भी है कि भैया बहुपद जो भी होगा ना, वो सीधे पूर्ण अंक में होगा। क्या होगा, पूर्ण अंक में होगा, यानी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये अपान के रूप में है, यानी भाग के रूप में। जैसे मान लीजिए कि चर आपको ऐसे मिल जाए 1/x या 1/y स्क्वायर, तो देखिए ये भाग के रूप में है ना। अगर ये भाग के रूप में कभी भी चर आएगा तो याद रखिएगा वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 1/x को जब x को ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1। अब देखिए ये -1 जो है ना, ये पूरा अंक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ऐसे ही अगर y को ऊपर लेके जाएंगे तो y का पावर -2 हो जाएगा, तो -2 भी क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी नहीं है। तो बात समझ में आ गया। कोई भी चर अगर होगा, अगर वो भाग के रूप में है तो बहुपद नहीं है। दूसरा पॉइंट्स, अगर कोई चर ध्यान सुनिए, अगर कोई चर रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, अगर कोई चर रूट के अंदर है तो वो भी बहुपद नहीं है। बस ये दो बातें याद रखिए कि अगर कोई चर भाग के रूप में है तो भी बहुपद नहीं है, अगर कोई चर रूट के अंदर है तो भी बहुपद नहीं है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि मैंने एक से लिख दिया √x, है ना, तो अब मैं पूछूं कि बताइए ये जो √x है तो ये क्या है, बहुपद है या नहीं है, तो याद रखिएगा नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर क्या आया है, चर।
इसके अलावा, इन दोनों के अलावा आपको कोई भी रूल्स याद नहीं रखना है। बस इतनी सी बात अगर आप याद रखते हो तो बहुपद की पहचान आप चुटकियों में कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे समझिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखता हूं, अब देखिएगा जितना मैं समझाया हूं उसी पे। देखिए पहला क्वेश्चन, 4x² + 2x अपान y, ऐसे ही √3x + 2y अपान 3। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न 4/x + x² + 3x, ऐसे। अब बताइए, 3 प्रश्न लिखा हुआ हूं, कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो आपके दिमाग में याद है बहुपद की पहचान, पहला कभी भी चर भाग के रूप में नहीं होगा, और दूसरा रूट के अंदर नहीं होगा। यही देखिए यहाँ पे, देखिए चर क्या है, भाग के रूप में है ना, बटे में, तो इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, रूट किसके लगा है, केवल अक्षर का लगा है ना, ये अंक का लगा है। इस चर का रूट में नहीं होना चाहिए। ये चर अगर रूट के अंदर होता तो ये बहुपद नहीं होता। इसका मतलब ये बहुपद है, और भाग में कौन है, 3 है, और 3 चर नहीं है ना, तो ये बहुपद है। चलिए तीसरा देखिए, यहाँ पे चर क्या है, भाग के रूप में, बटे है ना, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। देख रहे हैं, बहुत आसान है बहुपद की पहचान। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब देखते हैं बहुपद के गुणांक। क्या देखते हैं, बहुपद के गुणांक, समझिएगा। देखिए चौथा टॉपिक्स क्या है, बहुपद के गुणांक या बहुपद का गुणांक। देखिए बहुपद का गुणांक है ना, चौथा टॉपिक्स क्या है, बहुपद का गुणांक। देखिए बहुपद का गुणांक क्या है, यानी कोई भी आपके सामने बीजीय व्यंजक दिया जाए, है ना, तो बीजीय व्यंजक दिया जाए तो उसी में से आपको पूछा जाएगा कि इसका गुणांक क्या है, उसका गुणांक क्या है। अब समझिए, क्वेश्चन देता हूँ, 3x³ + 4x² - 2x + 3 है ना, ये मैंने दे दिया। ठीक है, क्या है ये, बीजीय व्यंजक। मैंने समझाया था बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो चर और अचर दोनों से मिलकर बनाए जाते हैं, वो बीजीय व्यंजक। अब आपसे पूछेगा गुणांक, कहेगा कि जो ये x है ना, x³, कहेगा कि x³ का गुणांक बताइए। किसका बताइए, x³ का गुणांक बताइए, ऐसे पूछेगा। तो जब x³ का पूछेगा तो आपको क्या करना है कि x के पहले कौन सा अंक, 3 है ना, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछेगा कि बताइए x का गुणांक, है ना, किसका पूछेगा, x का गुणांक। अब बताइए x का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पे दिख रहा है ना 2, है ना, क्या दिख रहा है 2, तो आपका x³ का गुणांक क्या हो गया, 3, और x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए -2। ठीक है, ये चीज ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, बताइए x² का गुणांक, किसका, x² का गुणांक, तो कितना है आपका, 4 है, 4। ठीक है, अब देखिए, अब ये 3 जो दिख रहा है ना, ध्यान रखिएगा 3, इसमें तो किसी का गुणांक ही नहीं है, तो इसके लिए क्या पूछेगा आपको, कहेगा कि x⁻0 का गुणांक, क्या पूछेगा, x⁻0 का गुणांक, तो याद रखिएगा 3, और x⁻0 का मतलब होता है 1, है ना, यानी यहाँ पे कोई भी x नहीं है, इसलिए x⁻0 का गुणांक क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ गया। और इस 3 को शून्य, ध्यान रखिएगा, शून्य बहुपद भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए ये दे के, कहे कि बताइए इसमें शून्य बहुपद यानी शून्य पद कौन सा है, तो आपका ये 3 है ना, क्योंकि इसके पास कोई x वगैरह है ही नहीं, इसलिए जो अकेले होगा, जिसमें कोई चर नहीं होगा, वो शून्य बहुपद भी होता है, शून्य पद भी होता है। बात समझ में आ गया। तो ये था बहुपद का गुणांक। ऐसे आप बता दोगे ना, जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसमें किसका गुणा है वो आपको बता देना है। और चलिए लास्ट देखते हैं बहुपद के प्रकार। क्या देखते हैं, बहुपद के प्रकार। समझिए, बहुपद के प्रकार अगर आप समझते हो तो बहुत ही
चीज़ें समझ जाओगे बड़ी ही आसानी से। चलिए देखिए, तो टॉपिक से ये बहुपद के प्रकार, पांचवा है आपका बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखिए बहुपद के प्रकार ना दो तरीके से बांटा गया। ठीक है, एक पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर। ठीक है, चलिए, और दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, चलिए, और देखिए पद के आधार पर, पद के आधार का मतलब होता है कि उसमें कितने पद हैं। घात के आधार का मतलब होता है उसका सबसे ज्यादा कितना घात है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पद के आधार पर और घात के आधार पर, समझ में आ गया? चलिए, तो अब देखिए समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए पद के आधार पर, पद के आधार पर जो है कि यहाँ पे पद पहला है ये और ये दूसरा है। चलिए पहला देखते हैं, पद के आधार पर। पद के आधार पर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यंजक दिया हो जिसमें एक ही पद हो, तो क्या हो सकता है? पहला एक पदी। ठीक है, दूसरा हो सकता है द्विपदी, और तीसरा हो सकता है त्रिपदी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसका मतलब कि एक पदी का मतलब होता है कि जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी का मतलब होता है कि जिसमें दो पद हो, त्रिपदी का मतलब होता है जिसमें तीन पद हो, और इसके आगे बहुत सारे पद हो सकते हैं, चतुर्थ पद, पंचम पद, जिसमें पद अलग अलग हो। अब एक पदी के एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 2x। अब बताइए 2x एक साथ हैं और ये अकेले हैं, तो ये क्या हो गया? एक पदी। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा लिखूं, x² + 2, इसमें कितने पद हैं? तो x² और ये दो, टोटल दो पद हैं, इसलिए द्विपदी है। त्रिपदी में तीन होंगे, यानी x² + y + z। इसमें कितने पद हैं? तीन पद है। देखिए भले ही चर एक जैसे नहीं है लेकिन पद कितने हैं? तीन है, तो ये त्रिपदी है। बात समझ में आ गया? और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x³ + 4x² + 2, यहाँ भी कितने पद हैं? तो टोटल तीन पद है। तो समझ में आ गया कि पद के आधार पर भी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और चतुर्थ पदी भी बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है कि पद के आधार पर कितने हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझेगा पद के आधार पर। चलिए दूसरा देखते हैं, घात के आधार पर। देखिए हटाता हूं। घात के आधार पर पहला होता है, वो होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा होता है द्विघाती। क्या होता है? द्विघाती या द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? तीसरा होता है त्रिघाती। ठीक है, और इसके बाद अगर बहुत ज्यादा आ जाए ना, है ना, जहाँ पे 3 घात से और भी ज्यादा आ जाए तो आप सीधे उसको बहुपद बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 घात है तो रैखिक है, 2 घात है तो द्विघाती है, और 3 घात है तो त्रिघाती है। बात समझ में आ गया? चलिए, रैखिक क्या होगा कि जिसके अंदर घात एक ही होगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x + 2y। अब देखिए इसमें, देखिए जो x है ना, जो चर है, इसका घात अधिकतम कितना है, पावर कितना है? तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है। तो अधिकतम घात आपको चेक करना है। एक अगर व्यंजक दिया होगा उसमें अधिकतम घात चेक करना है कि सबसे अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे अधिकतम घात जो है कि 1 है, इसलिए जो ये बहुपद दिखाई दे रहा है ये है बहुपद रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। लेकिन अगर पद के आधार पर देखोगे कि कितने पद वाला है, तो आपको दिख रहा है एक पद, द्विपद, यानी द्विपद बहुपद है। और घात के आधार पर देखोगे तो कौन सा है? रैखिक बहुपद। समझ में आ गया? चलिए, द्विघाती में क्या होगा कि आपका अधिकतम घात 2 हो जाएगा, यानी 2 + 3x²। अब देखिए यहाँ पे जो चर है ना, चर का अधिकतम घात कितना है? तो 2 है, इसलिए द्विघाती है। क्या है ये? द्विघाती
त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया? त्रिघाती में कितने होंगे? तो 3 होंगे। ठीक है, 4x² प्लस 9x प्लस 6x³। अब बताइए ये कौन सा बहुपद है आपका? तो त्रिघाती है, यानी घात के आधार पर देखें तो त्रिघाती है और पद के आधार पर भी देखें तो त्रिपद है। कैसे? देखिए 1, 2 और 3 पद है, और घात अधिकतम क्या होता है? वही बहुपद की घात है। यानी किसी व्यंजक में, है ना, किसी व्यंजक में अगर आपके सामने अगर मिल जाए कि भैया सबसे ज्यादा जो घात मिलेगा वही घात होगा, वही घात के आधार पर बहुपद होगा। यानी हमको दिखा कि इस व्यंजक में सबसे अधिकतम जो घात है वो है 3, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद है। बात समझ में आ गया? तो प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना, 2.1 को करने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? कितने चर में? एक चर में। और कौन कौन नहीं है? ठीक है ना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये देखिए टोटल पहला में 5 प्रश्न है, और इन 5 प्रश्न में ये बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, और वो भी एक चर में। ठीक है, चलिए उसके बाद ये भी बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, और जो कारण के साथ अपना उत्तर देना है कि आखिर में क्यों नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आप देखिए, सबसे पहले बहुपद चेक करने के लिए मैं आपको 2 तरीका बताया था। पहला तरीका कि जो चर होगा ना वो भाग के रूप में नहीं होगा, तो देखिए कहीं है इसमें भाग के रूप में? नहीं है। दूसरा, चर रूट में नहीं होगा, तो चलिए इसमें नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद है। लेकिन बहुपद हमको किस में बताना है? कौन कौन एक चर में है। अब देखिए इसमें कितने चर दिखाई दे रहे हैं? x, यहाँ भी x, यानी x दोनों सेम है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो क्या लिखूंगा? यह एक चर में बहुपद है। हो गया, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये एक चर में बहुपद है, ये बात बताना है। और कारण भी मैंने दे दिया कि यह कितने चर में है? एक चर में। ठीक है, एक चर में। ठीक है, एक चर में बहुपद है, कारण हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? y² प्लस √2। तो देखिए फिर से वही चेक करते हैं। बहुपद में क्या था कंडीशन कि भैया जो चर होगा वो अपान में नहीं होना चाहिए, तो देखिए है, नहीं है। दूसरा क्या था कि जो भी चर होगा वो रूट में नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे तो रूट में तो 2 है, यानी अचर है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। और इसमें कितने चर आपको दिखाई दे रहे हैं? एक ही चर y है ना। ठीक है, भले ही y कई जगह आएगा तो भी एक ही चर होगा, लेकिन y के अलावा अगर x आ गया होता, y और x फिर z, तो गिनते पद है ना, चर गिनते। ठीक है, तो ये भी क्या है? यह एक चर में बहुपद है। लिख दूंगा यह एक चर में बहुपद है। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है? 3√t प्लस t√2। ठीक है, ये है। देखिए अब हम देखते हैं 3√2 प्लस t√2। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से चेक करते हैं बहुपद है नहीं है। पहला रूल यही कि जो भी चर होगा ना वो अपान में नहीं होगा, तो इसमें चर के रूप में क्या है? आपको टी, मैंने बताया था कि अल्फाबेट वाला ही होता है ना, तो यहाँ पे है टी अपान में नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरा क्या कहता था कि टी कभी भी, चर कभी भी रूट में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए टी जो है कि रूट में है, दिख रहा है ना, टी रूट के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो लिखूंगा यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका कारण देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चर है ना, ये टी क्या है? चर ही है ना, इसमें चर
पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने बताया था पूर्ण संख्या होना ही चाहिए, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये था टोटल पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, तो इसे हटा देता हूं। देखिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए चौथा है आपका y प्लस 2/y। चलिए चेक करते हैं बहुपद है या नहीं है। पहला रूल यही, क्या होना चाहिए, 1/, के रूप में चर नहीं होना चाहिए, है ना। चर जो है कि भाग के रूप में, यहाँ पे देखिए चर है ना y, ये भाग के रूप में आ गया है कि नहीं, 2/y भाग है ना, तो लिखूंगा यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर पूर्ण संख्या नहीं है, है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ गया, कितना आसान। चलिए ऐसे देखते हैं पांचवा क्या है, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब इसको बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला रूल, चर हमेशा चर जो है कि कभी भी जो है कि बटे के रूप में नहीं हो सकता। देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, रूट में नहीं हो सकता, हाँ रूट भी नहीं है। तो चलिए इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन अब कितने चर वाला है, तो देखिए यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है। टोटल कितने चर हो गए, 3 चर। तो लिखूंगा यह 3 चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला, यह 3 चर वाला, क्योंकि इसमें x है पहला चर, y भी है दूसरा चर और t है तीसरा चर। यानी ये टोटल 5 प्रश्न था, प्रश्नावली 2.1 के पहले का ये मैंने कंप्लीट करा दिया। जिसने अभी इसके पीछे वाला चीजें सीखा है ना, उसके लिए तो चैप्टर आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि आप देख के सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए जो 4 प्रश्न है इसमें से हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। मैं बताया था गुणांक वाला ना अभी। चलिए देखिए पहला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब किसका गुणांक पूछा है हमसे, एक्स स्क्वायर का। अब बताइए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पहले किस अंक से गुणा किया गया है, तो 1 से। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है 1। तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बराबर 1। हो गया आंसर, बस इतना ही करना है। दूसरा देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। किसका पूछा है, प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ये है ना, इसके पहले क्या है 1 और वो भी -1। क्या है, -1 आ रहा समझ में ना, -1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब समझ आया ना कि एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है ये पूछा है। अगर हमसे एक्स का पूछता तो हम एक्स को चेक करते। ठीक है, हाँ समझ में आ गया ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1 हो गया। तीसरा देखिए क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब इसमें हमसे पूछा है कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए एक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है, π/2 का। तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2, है ना। π/2 से ही तो गुणा किया गया है ना एक्स स्क्वायर में, इसलिए गुणांक पूछ रहा है। चलिए ऐसे ही चौथा प्रश्न क्या है, √2x - 1, है ना। अब हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप इसमें एक नोटिस कीजिए, देखिए इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कहाँ से निकालेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0। बस कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, है ना। देखिए घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और पद कितने होना चाहिए, द्विपद। ठीक है, ये कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के
एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और पद कितने होने चाहिए, 2 पद। 2 पद समझ रहे हैं ना कि 2 अलग अलग जगह। तो देखिए मैं 2 पद बना लेता हूँ। एक बना लिया मैंने, ठीक है, ध्यान सुनिए, x + 5 कितने पद हो गए, 2 पद हो गए ना, x + 5 2 पद हो गए, ठीक है। तो चलिए घात कितना होना चाहिए, 35। अब घात किस पे रखेंगे, चर पे ही ना रखेंगे। तो देखिए जो x है ना, x का पावर मैंने ऐसे 35 लिख दिया, तो x का पावर 35 + 5 ये क्या हो गया, द्विपद। ये हो गया 35 घात का, तो लिख दूंगा 35 घात के द्विपद। इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ भी आप बना सकते हैं, 2 पद बनाइएगा और किसी एक पद पे उसका जो है कि घात लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा ना। देखिए 5 पे नहीं लगेगा क्योंकि घात चर पे ही लगाना है। चलिए ऐसे 100 घात के एक पद, 100 घात के कितने, एक पद लिखूंगा, 100 घात के एक पद। तो 100 घात के एक पद, इसमें एक ही पद चाहिए, तो मैं लिख दूंगा y, लिख दिया, और इसका पावर कितना कर दिया, 100 हो जाएगा। अब चाहे तो और भी बना सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा x का पावर 100, इसमें आप गुणा कर दीजिए 4 से। अब चाहे तो और बना लीजिए, क्या है, 100 बनाना है, 100 लिख लीजिए और कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ z, और z के साथ कर देता हूँ √2। ऐसे कुछ भी, एक सब क्या है, 100 घात के एक ही पद है। घात में 100 होना चाहिए और ये सब एक ही। ऐसे आप इसको भी बना सकते हैं और भी अलग अलग। बात समझ में आ गया। जैसे समझिए यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ऐसे लिख दिया y का पावर 35 + √10। इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद है। बात समझ में आ गया। ऐसे आप और बना लीजिए 4z का पावर 35 + 10। ये भी आपका क्या है, 35 घात के ही द्विपद हैं, इसमें 2 पद हैं। तो आप कोई भी आंसर कैसे भी करके बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसमें से क्या बताना है, घात। तो मैं बताया था कि बहुपद की घात क्या है ना, कि किसी बहुपद का जो सबसे अधिकतम पावर होगा, अधिकतम घात होगा, वही क्या होता है, बहुपद की घात। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए पहला ये जो बहुपद दिया है इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, चर का। तो चर का देखिए, चर यहाँ पे 1 से, इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए जो बहुपद की घात होगी ना इसमें कितनी होगी, तो 3 होगी। तो क्या लिखूंगा, बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। बस यही चीज हो गया पहला। दूसरा क्या है, 4 - y²। अब देखिए इसमें अधिकतम कितना दिख रहा है चर का, तो y² यानी 2 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो आपका 2 हो जाएगा। क्या लिख दूंगा, बहुपद की घात। ऐसे ही तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, 5t - √7। अब देखिए इसमें चर क्या है, तो t है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा, बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे अधिकतम पावर को ही लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न है आपका 3। अब देखिए यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है, तो घात कहाँ से होगा, जब चर ही नहीं है तो घात है ही नहीं, इसका मतलब बहुपद की घात हो जाएगी 0। तो क्या लिखूंगा, बहुपद की घात बराबर क्या हो गया, 0। बस यही तो था। देखिए कितना आसान है, सब बहुत आसान है। चलिए तो ये प्रश्नावली 2.1 का चौथा क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलिए मैं कराता हूं, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। ये जो आपके सामने बहुपद दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है और कौन सा त्रिघाती बहुपद है। तो मैं जब से बताया था घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, वही आपसे पूछा हुआ है। चलिए पहला प्रश्न क्या है, x² + x।
अब बताइए जो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें घात अधिकतम घात कितना है? तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी 2 का मतलब होता है द्विघाती, तो ये क्या है? द्विघाती। क्या है ये? द्विघाती बहुपद है। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? x माइनस एक्स क्यों। तो अब देखिए इसमें x का अधिकतम पावर कितना है? 3, तो 3 का मतलब त्रिघाती, तो क्या है ये? त्रिघाती। समझ में आ रहा है? ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ऐसे तीसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसमें चर का जो अधिकतम घात कितना है? इसमें y स्क्वायर है ना, 2 है, तो 2 का मतलब द्विघाती। अगर किसी पे कुछ घात नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। तो ये है द्विघाती। ऐसे देखिए चौथा प्रश्न क्या है? 1 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स का पावर क्या है? 1 है ना, और 1 कुछ, इसका मतलब कि 1 को क्या बोलते हैं? रैखिक। तो ये है रैखिक। क्या है यह? रैखिक। अरे समझ में ना, चीजें समझा चुका था इसलिए आपको जल्दी आ जाएगा समझ में। उसके बाद 3t। अब देखिए 3t, t के पावर 1 है तो 1 का मतलब कि रैखिक है ना, 2 होता तो द्विघाती, 3 होता तो त्रिघाती, तो ये है रैखिक। इसके बाद क्या है? छठवां नंबर आर स्क्वायर। अब देखिए आर का पावर कितना है? 2 है ना, चर का पावर कितना है? 2, तो 2 है इसलिए द्विघाती। ये क्या है? द्विघाती। अरे समझ में? चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 क्या है? 7x क्यों। अब देखिए चर का घात कितना है? 3, इसलिए है त्रिघाती। ये क्या है? त्रिघाती। ये क्या है? त्रिघाती। अरे समझ में? तो ये था हमारा पूरा प्रश्नावली 2.1 का पूरा क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो है कि आप लोगों को बस एक ही चीज करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही तमाम मैथ का और साइंस का मैं वीडियो अपलोड करता हूं, क्लास 9th और 10th का। आप लोग वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं जो तरीका बता रहा हूं वो कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे इससे पता चलता है कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।